हाइड्रोजन गैस, बायोगैस, जियोथर्मल एनर्जी, टिंडल एनर्जी, ठीक है, समुद्रीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा इसी के एग्जाम्पल रहेंगे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द स्पीड ऑफ लाइट विच द रेज इन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, माध्यम के तापमान में अगर वृद्धि होती है तो प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ जी, आने दीजिए आंसर मेरे डियर स्टूडेंट। जब मैंने ये टॉपिक करवाया है, लाइट बड़े अच्छे तरीके से करवाया है कि लाइट की चाल कहाँ ज्यादा होती है, कहाँ कम होती है, ध्वनि की चाल कब ज्यादा कब कम होती है। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लाइट की चाल पे यानी स्पीड ऑफ लाइट पे किस किस का इफेक्ट पड़ता है, तो आने दीजिए आंसर। सेकंड कौन सा था बेटे? सेकंड क्वेश्चन अभी काफी आगे आ गया अपने सेकंड क्वेश्चन पे। बी आंसर आ रहा है, कुछ बच्चों का सी आ रहा है। नाइस क्वेश्चंस, हाँ जी, थैंक यू डियर। हाँ जी, कुछ बच्चों का सी आ रहा है, कुछ बच्चों का आंसर बी आ रहा है। आने दीजिए, बने रहिए यूं ही। इंक्रीज द लाइट स्पीड इन वैक्यूम। अच्छा मैम, आपके करवाए हुए में से कहाँ मिलेंगे? हाँ जी, ऐप पे आ जाना बेटे, ऐप पे मिलेंगे। प्रकाश की स्पीड निर्वात में ज्यादा होती है। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों के तो कॉन्सेप्ट ही आने लगे हैं। सुनिए, देखिए क्वेश्चन था कि अगर माध्यम का तापमान अधिक कर दिया जाए तो प्रकाश की चाल पर क्या फर्क पड़ेगा। पहले तो मैं आंसर पे पहुंचती हूं क्योंकि आंसर जरूरी है आपको देना, तब तक आप क्वेश्चन भूल जाओगे। तो ये क्या है? रिमेन्स अल्टरनेटेड अनअल्टर्ड, यानी इन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यानी अगर क्या है, प्रकाश की चाल चाहे तापमान ज्यादा हो कम हो, दाब ज्यादा हो कम हो, आर्द्र भूमि हो रात हो दिन हो, प्रकाश की चाल हमेशा ही एक समान रहेगी, अपरिवर्तनीय रहेगी। डियर स्टूडेंट, मैंने यह तापमान दिया है। एग्जामिनर के दिमाग में कुछ ही चल रहा हो सकता है, वो आपको दाब दे सकता है, वो आपको नमी दे सकता है, वो आर्द्रता दे सकता है, वो दिन रात दे सकता है, पर आपको ध्यान रखना है कि मैडम प्रकाश की चाल का मीडियम से लेना देना ही नहीं है, माध्यम से लेना देना ही नहीं है। प्रकाश तो निर्वात में गमन कर सकते हैं और प्रकाश की सर्वाधिक चाल होती है निर्वात में, यानी वैक्यूम में सर्वाधिक चाल होती है। जब भाई जिसकी चाल ही निर्वात में सबसे ज्यादा है, जिसको मीडियम से कोई लेना देना ही नहीं है, तो आप चाहे मीडियम का टेम्परेचर ज्यादा करो चाहे कम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपके लिए एक क्वेश्चन और है, अगर मैं यहां डाल दूं कि तापमान में वृद्धि होने पर ध्वनि की चाल में क्या फर्क पड़ेगा? आने दीजिए आंसर। स्पीड ऑफ साउंड में क्या डिफरेंस आएगा? स्पीड ऑफ साउंड अगर क्वेश्चन आ जाए, साउंड की गति, प्रकाश की जगह मैं लिख दूं ध्वनि की चाल में क्या डिफरेंस आएगा? तो अब आंसर दीजिए बेटे। हाँ जी, पीडीएफ में आंसर नहीं देंगे। अगर हम पीडीएफ में आंसर देने लग जाएं तो डियर लाइव क्लास में आइए ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं। आंसर से क्या लेना देना, यहां आंसर दे रहे हैं आपको, पीडीएफ में आंसर से क्या करोगे? हाँ जी, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है कि मैडम कुछ बच्चे कह रहे हैं बढ़ जाएगी, कुछ कहते हैं डिक्रीज हो जाएगी, कुछ कहते हैं तापमान बढ़ेगा तो चाल बढ़ेगी। वेरी गुड, आपको याद रखना है कि जब भी ध्वनि की चाल को हमें बढ़ाना होता है तो आप टेम्परेचर ज्यादा कर दीजिए। क्या कर दीजिए? टेम्परेचर ज्यादा होते बढ़ जाएगी, ठीक है। आर्द्रता ज्यादा है तो चाल बढ़ जाएगी। यही कारण है सर्दियों में आवाज दूर तक जाती है, क्योंकि नमी है वातावरण में। ठंडी रातों में आवाज दूर तक सुनाई देती है, कारण क्या है? क्योंकि नमी है वायुमंडल में, आर्द्रता है, आर्द्रता जहां ज्यादा होगी वहीं चाल ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखना इसको, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। साउंड, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए भाई प्रकाश की सर्वाधिक चाल किसमें है मैडम जी? निर्वात में। दूसरे नंबर किसमें होगी? वायु में। तीसरे नंबर किसमें होगी? द्रव में। चौथे नंबर किसमें होगी? ठोस में। और मैं पूछ लूं भले मानस आपसे कि साउंड की सर्वाधिक चाल किसमें होगी, देन आंसर ठोक दीजिए ठोस में। साउंड यानी ध्वनि की सर्वाधिक चाल किसमें होती है? ध्वनि की सर्वाधिक चाल किसमें होती है? तो आंसर आना चाहिए सर्वाधिक चाल किसमें होती है? सॉलिड में, ठोस में। और ठोस में भी कौन सी? धातु में। तो बोल दीजिएगा मैडम एल्यूमिनियम। कौन से में? एल्यूमिनियम में। और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो धातु में ध्वनि की जो चाल होती है वो कौन सी मिश्र धातु में सर्वाधिक होती है? तो आंसर आ जाना चाहिए इस्पात, जिसे क्या कहते हैं? स्टील में। तो एल्यूमिनियम धातु, मिश्र धातु स्टील या इस्पात। माध्यम पूछ लिया जाए तो सर्वाधिक किसमें होगी? ठोस में होगी। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, तापमान का फर्क पड़ रहा है, मीडियम का फर्क पड़ रहा है, आर्द्रता का फर्क पड़ रहा है, बट आप ध्यान रखना कभी भी ध्वनि की चाल में दाब का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बात करूं तो वायु, अगर मैं बोल रही हूं तो मेरी ये आवाज इस वातावरण में जा रही है, तो वायु में जो ध्वनि की स्पीड है इसकी मैं बात करूं, ये तो ये है 332 मीटर पर सेकंड। यानी मेरी जो ध्वनि है इस रूम से बाहर जा रही है 332 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, ठीक है, ये चाल है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वायुमंडलीय दाब को 2 गुना कर दिया जाए तो वायु में ध्वनि की चाल होगी, मैडम कोई परिवर्तन नहीं होगा, 332 की 332 मीटर पर सेकंड रहेगी, चाल में कोई भी फर्क नहीं आएगा। और एक याद रखना, एक क्वेश्चन आता है
एक याद रखना, एक क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है कि ये जो वायुयानों की स्पीड है, ये मिसाइल है जितनी भी, इनकी जो स्पीड है ये किससे निर्धारित होती है? तो ये ध्वनि की चाल से निर्धारित होती है, जिसे हम कहते हैं मैक संख्या। तो मैक संख्या क्या होते हैं? वायु में ध्वनि की चाल का अनुपात किससे निकालते हैं? वायुयान की चाल से, और इसे हम मैक नंबर कहते हैं। अगर मैक संख्या 1 है, इसका अर्थ उस वायुयान की स्पीड 332 मीटर पर सेकंड है। मैक संख्या 2 है, इसका अर्थ 664 मीटर पर सेकंड है। मैक संख्या 3 है, इसका अर्थ ध्वनि की चाल से 3 गुना स्पीड से चल रहा है, और ऐसे विमान को हम कहते हैं सुपरसोनिक विमान। कौन सा विमान? सुपरसोनिक। याद है पुलवामा में जो मिसाइल गई थी मिराज, तो मिराज हाइपरसोनिक विमान था। हाइपरसोनिक की क्या थी? मिसाइल थी। उसकी मैक संख्या कितनी थी? 5, और 5 का अर्थ था कि उसकी चाल ध्वनि की चाल से 5 गुना अधिक थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ फ्लोइंग डिजीज इज क्यूज्ड बाय सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। सिंपल सी बात है, प्रोटीन डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होता है? तो आपके सामने है क्वासिओरकोर, एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस और गोइटर। आने दीजिए आंसर। हाँ जी, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है ए, क्वासिओरकोर। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, फिर से सुनिए, कौन सी डेफिशिएंसी है? सुन लीजिए, हमारे पास के जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर जितना भी डिजीज होता है वो क्या है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है कंटाजिनेसिस और एक होता है नॉन कंटाजिनेसिस, यानी एक इन्फेक्शियस और एक नॉन इन्फेक्शियस। ठीक है, एक से दूसरे व्यक्ति को फैलने वाली और एक दूसरे से ना फैलने वाली। ठीक है, तो याद रखना, कुछ डिजीज तो क्या होती है? माल न्यूट्रिशन की वजह से होते हैं। माल न्यूट्रिशन की वजह से जितना मेरे को पोषण चाहिए, अगर मैं बाहर से पोषण प्रॉपर नहीं ले रही हूँ तो मेरे में कोई डिजीज हो जाएगी। ठीक है, और कुछ होती है डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी का अर्थ होता है कमी के कारण। ठीक है, मैं किसी चीज, अगर मेरे में विटामिन ए की कमी होगी तो अलग रोग हो जाएगा, डी की कमी हुई तो अलग होगा, सी की कमी होगी तो अलग होगा, कैल्शियम की कमी हुई तो अलग रोग होगा, और आयोडीन की कमी होगी तो अलग रोग होगा। कुछ रोग होते हैं हमारे में हार्मोनल के है डिस्टरबेंस के कारण, हार्मोनल असंतुलन के कारण, हार्मोन्स में असंतुलन आ जाता है, जिससे होते हैं। कुछ रोग हमारे में संक्रमण से होते हैं, कुछ रोग बाहरी कारक से होते हैं, जैसे बैक्टीरिया से हो रहा है, वायरस से हो रहा है, जीवाणु से हो रहा है, विषाणु से हो रहा है, प्रोटोजोआ से हो रहा है, कवक से हो रहा है, शैवाल से हो रहा है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे रोग होते हैं। तो याद रखना, डेफिशिएंसी डिजीज उन्हें कहेंगे जो स्पेसिफिक किसी चीज की कमी से हो रही है। अगर वो कमी हम बाहर से पूरी कर लें, यानी बाहर से ले लें, तो वो डेफिशिएंसी डिजीज गायब हो जाएगी। उसके लिए हमें एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो रोग किसी कारक से होते हैं, यानी जो किसी संक्रमण से फैलते हैं, उनके लिए हमें एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो जब हम पौष्टिक आहार ले रहे हैं तो हमारे में कोई डेफिशिएंसी डिजीज नहीं हो सकती। ठीक है, तो भोजन में पौष्टिकता की कमी से जो रोग होते हैं उन्हें हम माल न्यूट्रिशन कहते हैं, जिसे कुपोषण कहते हैं। और कुपोषण डियर स्टूडेंट 2 प्रकार का होता है, क्वासिओरकोर और मेरास्मस। ध्यान से सुन लेना, यहां से क्वेश्चन निकल के आएगा, क्वासिओरकोर और मेरास्मस। कभी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए हो, आप प्राइमरी डिस्पेंसरी में गए हो, कभी प्राथमिक उपचार केंद्र में गए हो, तो आपने देखा होगा 2 बच्चों का एक पोस्टर लगा होता है। एक बच्चा बिल्कुल सूखड़ा सा होता है, पतला सा। ठीक है, एक बच्चा पतला सा होता है, सिर बड़ा होता है, पेट बड़ा होता है। ठीक है, तो ये दोनों ही जो बच्चे हैं ये माल न्यूट्रिशन को दिखा रहे हैं, यानी कुपोषण की ओर अंकित कर रहे हैं। ठीक है, एक जो कुपोषण होता है वो किसके कारण होता है? वो आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन जो बिल्कुल सूखा है, वो मेरास्मस से पीड़ित है। वो किससे पीड़ित है? मेरास्मस से। यानी उस व्यक्ति भूखमरी है, उनके पास क्या है? भूखमरी है। जैसे अफ्रीका की बात करें, ठीक है, अदर वे में मत लेना प्लीज, मैं किसी कंट्री की बात नहीं कर रही हूँ स्पेसिफिक, पर जैसा देखने को मिल रहा है, जैसा आंकड़े बता रहे हैं उसके हिसाब से बात कर रही हूँ कि अफ्रीका के जो बच्चे हैं वो कम विकसित है, कुपोषित है। उसका कारण क्या है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन सभी की कमी है, भोजन भरपूर नहीं ले रहे, संतुलित आहार नहीं ले रहे हैं। ठीक है, वेस्ट इंडीज के बच्चे की बात करें, पेट बड़ा सा दिखाया जाता है, वो क्वासिओरकोर है। क्यों? क्योंकि उनमें प्रोटीन की कमी है, उनके भोजन में प्रोटीन की कमी है। ठीक है, तो वो क्वासिओर भोजन में अगर क्या कार्बोहाइड्रेट, वसा ठीक है, पर प्रोटीन नहीं ले रहा, क्वासिओरकोर हो जाएगा, जिसे भी हम कुपोषण कहेंगे। और अगर भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तीनों ही नहीं ले रहा तो उसे मेरास्मस कहेंगे, वो भी कुपोषण है। कुपोषण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। ठीक है, हाँ जी, अब देखिए क्वासिओरकोर हो गया, और यहां से और भी अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो आप ऑप्शन में देखना, अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन में देखना एनीमिया। अगर हम एनीमिया की बात करें तो एनीमिया किसकी कमी से हो रहा है? एनीमिया क्या होता है? एनीमिया खून की कमी को कहते हैं। एनीमिया किसे कहते हैं? खून की कमी को। खून की कमी होना क्या कहलाता है? एनीमिया कहलाता है। खून की कमी का अर्थ है आरबीसी का कमी, आरबीसी का कमी का अर्थ है हीमोग्लोबिन की कमी। अरे भाई, हीमोग्लोबिन की कमी का अर्थ है आयरन की कमी। जब आपके फूड में आयरन की कमी हो जाएगी तो आपको हो जाएगा जी एनीमिया। ठीक है, और एक अनुवांशिक प्रकार का एनीमिया होता है जिसे सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है। ठीक है,
हाँ जी, नेक्स्ट देखिए ऑस्टियोपोरोसिस क्या है। ऑस्टियोपोरोसिस का अर्थ, ऑस्टियो का अर्थ है हड्डी, पोरोसिस का अर्थ होता है छेद हो जाना, हड्डियों में छेद हो जाना, यानी किसकी कमी हो जाना, कैल्शियम की कमी हो जाना। ठीक है, तो जब आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाएगी, घुटने वगैरह दर्द रहने लग जाएंगे, हड्डियों में दर्द रहने लग जाएगा, इसे हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। एक होता है गंठिया, वो अलग होता है, गंठिया जिसे गाउट कहते हैं। गंठिया क्या होता है, जैसे आपकी कोई भी दो हड्डियां हैं, आपकी कोई भी दो हड्डियां हैं, इनका ये जो जॉइंट है, एक हड्डी दूसरी हड्डी से जहां जुड़ती है, इस जॉइंट को हम कहते हैं लिगामेंट्स। क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। और जब कहे आपके जो आप बाहर से भोजन ले रहे हो, इसमें एसिड की मात्रा ज्यादा है, यूरिक एसिड ज्यादा है, तो ये यूरिक एसिड यहाँ लिगामेंट्स में जमा हो जाता है ऐसे क्रिस्टल के रूप में, और इसे ही हम क्या कहते हैं, गंठिया कहते हैं, गाउट कहते हैं, गंठिया या गाउट। तभी इनके जोड़ों में दर्द होता है, संधिशोथ कहा जाता है जिसे। और ये गोइटर डिजीज है, इसे हम गलगंड रोग कहते हैं या इसे घेंगा रोग कहते हैं। घेंगा रोग कब होगा, जब थायराइड ग्रंथि में प्रॉब्लम होगी। थायराइड ग्रंथि में प्रॉब्लम होगी तो थायरोक्सिन हार्मोन कम बढ़ेगा। थायरोक्सिन हार्मोन कम बढ़ रहा है, इसका अर्थ भाई लोगों आपके क्या है, भोजन में आयोडीन की कमी है, आपके भोजन में आयोडीन की कमी है। ठीक है, तो याद रखना हमेशा कि आयोडीन, भोजन में आयोडीन की कमी है, यानी आप जो जल ले रहे हो, बाहर से खनिज लवण ले रहे हो, उनमें आयोडीन की कमी होने से थायरोक्सिन कम स्रावित होगा। थायरोक्सिन कम स्रावित होगा तो आपको घेंगा या गलगंड रोग हो जाएगा। भारत का कौन सा क्षेत्र है जिसे गोइटर बेल्ट ऑफ इंडिया कहते हैं? जीके का क्वेश्चन आपके लिए ज्योग्राफी से संबंधित है। भारत का कौन सा क्षेत्र है जिसे गोइटर बेल्ट ऑफ इंडिया कहते हैं, यानी घेंगा ग्रसित क्षेत्र माना जाता है? तो वो है पहाड़ी एरिया, यानी जम्मू कश्मीर और हिमाचल के लोगों में घेंगा ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि जल पूर्णतः स्वच्छ है, वहां का स्वच्छ है, इसका अर्थ जल में आयोडीन की कमी है, भोजन में भी आयोडीन की कमी है, वहां जितनी भी जड़ी बूटियां होती है आयोडीन की कमी पाई जाती है पहाड़ी एरिया में, इसीलिए उन लोगों में हमेशा आयोडीन कम। आयोडीन कम तो थायरोक्सिन कम, थायरोक्सिन कम तो कौन सा रंग, घेंगा। तो वहां की जो